सोच के देखो कि रात का टाइम हो रहा है और सामने एक जंगल है, उसमें से मोर और बाकी जो पक्षी होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ आए। मतलब उनकी आवाज़ ऐसी है कि आपको समझ में आ रहा है कि उनकी आवाज़ में दर्द है, और आप अपने कमरे से या घर जो भी आपका है उससे आप बाहर आओ और आप देखो कि बहुत सारे बुलडोजर्स और जो पेड़ों को काटने के लिए ज़रूरी होता है सामान, वो सब लेके लोग खड़े हुए हैं और पेड़ काट रहे हैं। और आपको ये रियलाइजेशन हो कि पक्षी इस वजह से चिल्ला रहे थे क्योंकि उनका घर उनके पास से छिन रहा है। कैसा फील होगा ऐसे टाइम पे आपको? ये कोई मूवी का सीन नहीं है, यही हुआ हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कांचा गच्चीबाउली फॉरेस्ट में। जब तक सुबह हुई तो सोयो पेड़ कट चुके थे और TCIIC यानी कि तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इसका आप याद रखना नाम, क्योंकि ये आगे काम आएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है वहाँ पे पेड़ काट चुके थे। अब जैसे ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये पता चला, नॉर्मली तो इंसान जो है इस टाइम पे सोता हुआ ही होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, उनका कोई टाइम नहीं होता सोने का और कोई टाइम नहीं होता सुकून में बैठने का। तो घूम रहे होंगे कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उन्होंने ये नोटिस कर लिया। यहाँ से बात पहुंची स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स के पास और फिर सुबह होते ही प्रोटेस्ट शुरू हो गए स्टूडेंट्स की तरफ से। वो लैंड क्यों ऑक्शन किया जा रहा है? स्ट्रेटेजिकली वो बुलडोजर लाके उन्होंने जंगल की सफाई शुरू कर दी है। लेकिन सामने जो पेड़ काटने आए थे वो भी कोई छोटे मोटे लोग तो थे नहीं, गवर्नमेंट के लोग थे और पावरफुल लोग थे। खैर, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट, इनका और अथॉरिटीज़ का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई झगड़ा मतलब हाथ से नहीं, नॉर्मली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्टूडेंट्स वगैरह, फिजिकली वो रोकने की कोशिश कर रहे थे जो मशीन्स वगैरह आई थी उनको, और ये सारा सीन चल रहा था। तारीख आ गई 2 अप्रैल और 2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया जो है फॉरेस्ट का वो साफ हो गया। जो वहाँ पे आई विटनेस थे उनका कहना था कि जो लोग आए थे जंगल को साफ करने, वो इतनी तैयारी के साथ आए थे, इतने ग्रुप में आए थे कि बस कुछ ही दिनों में वो 400 एकड़ का जो फॉरेस्ट है उसको साफ कर देते। जितनी न्यूज सोर्सेज के थ्रू पता चला, हालांकि इसका ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो इस जगह पे बनने वाला था एक IT पार्क। खैर, नॉर्मल जो इंडिया के सिटीजन्स हैं जो हैदराबाद से काफ़ी दूर रहते हैं, उनको लगेगा कि ये जो सारा सीन है वो एकदम से हो गया और स्टेट गवर्नमेंट ने एकदम से डिसाइड करा कि यहाँ पे IT पार्क बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस फॉरेस्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री है पुरानी। दरअसल ये जो फॉरेस्ट है कांचा गच्चीबाउली, इस फॉरेस्ट के ऊपर जो लीगल बैटल है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है, यानी कि कोर्ट केस। और कोर्ट केस चल रहा था 2 पार्टीज के बीच में। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तो थी, साथ में तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट। सीन क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो लैंड है, ये हमारा है, स्टेट गवर्नमेंट का है, और यूनिवर्सिटी कहती है कि ये हमारी कैंपस की इकोलॉजी में आता है। अब वैसे तो तेलंगाना में इस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसे मत समझना कि बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने एनवायरनमेंट की बहुत फिक्र करी या फिर उन्होंने इस फॉरेस्ट को काटने की कोशिश नहीं करी, या फिर काटना ही हुआ। अगर इसको डेवलपमेंट के लिए भेज रहे हो तो डेवलपमेंट काटने के बाद ही होगा, क्योंकि इसका जो प्लान है डेवलपमेंट का वो 2003 में आया था। उस टाइम पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग प्रदेश नहीं थे। आंध्र प्रदेश अकेला प्रदेश था और चंद्रबाबू नायडू उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर थे, जो इस टाइम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है और बीजेपी के अलायंस में है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इस मुद्दे को डिस्कस और समझने की कोशिश करेंगे हम। तो जो फॉरेस्ट एरिया है उसका जो लीगल बैटल है वो लगभग 20 साल चला और अभी 2024 की ही बात है, मई की। इस लीगल बैटल में स्टेट गवर्नमेंट जीत गई, तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट, और जो ये पूरा फॉरेस्ट का एरिया है उसका जो हक है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास चला गया। और जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं उस हिसाब से तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का प्लान था कि इस पूरे एरिया को डेवलप करने के बाद 10,000 करोड़ रुपए तक में ऑक्शन करा जाएगा। मई 2024 से मार्च तक, अभी जो मार्च निकली है तब तक कुछ नहीं हुआ, और अचानक से 30 मार्च 2025 को मशीन्स और बहुत सारे वर्कर्स लेके TCIIC ये ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गई जंगल को साफ करने। फिर वहाँ धीरे धीरे स्टूडेंट्स आने लग गए और कुछ पेड़ कटने के बाद और स्टूडेंट्स का जो आपस में बातचीत हुई होगी, एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पता चली होगी, उसके बाद वहाँ पे 100 स्टूडेंट्स आ गए प्रोटेस्ट करने के लिए। स्टूडेंट्स ने फिजिकली रोकने की कोशिश करी कि भाई पेड़ नहीं कटने चाहिए। अथॉरिटीज़ ने उनको समझाने की कोशिश करी कि भाई ये जो लैंड है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के अंदर आती है, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं आती। और इस सब के बीच में थोड़ा मतभेद हो गया। तो जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पेड़ काटने आई थी वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी, उनके साथ में पुलिस भी थी, पुलिस गार्ड्स। तो पुलिस ने स्टूडेंट्स को डिटेन करना स्टार्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टूडेंट्स को उन्होंने डिटेन किया। हालांकि पुलिस ने बाद में सफाई दी कि स्टूडेंट्स ने जो है वो डंडे और पत्थर चलाने शुरू कर दिए थे और हमने सिर्फ 2 बंदों को अरेस्ट किया, बट आई हाईली डाउट दैट
क्योंकि जो वीडियोस और क्लिप्स और आर्टिकल्स और टेस्टिमनी सामने आई उसमें लग रहा था कि पुलिस ने इससे तो कुछ ज़्यादा ही किया होगा। खैर, जिनको पुलिस ने डिटेन किया था उनको पुलिस ने अगले दिन रिलीज भी कर दिया। डिटेन और अरेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। अरेस्ट होता है कि आप किसी को क्रिमिनल एक्टिविटी करने के बेसिस पे अरेस्ट करते हो। डिटेन का मतलब होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसी को डिटेन कर लो, या फिर आप किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेन कर सकते हो, किसी क्रिमिनल एक्टिविटी की वजह से नहीं। खैर, धीरे धीरे स्टूडेंट्स की जो गिनती थी वो बढ़ती चली गई और स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट जो है वो और भारी होता चला गया। जब स्टूडेंट्स की अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई तो उन्होंने प्रॉपरली डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमारी तो ये डिमांड्स है और हम यहाँ पे पेड़ कटने नहीं देंगे। डिमांड सिंपल थी कि कैंपस में जो पुलिस है पहले तो वो निकलनी चाहिए, पुलिस का कोई काम नहीं है कैंपस में। दूसरा, जो भी पेड़ वेड़ काट रहे हो, मशीन्स वगैरह हैं, इनको भी वापस लेके जाओ। और तीसरा ये कि जो भी वो लैंड है जो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ गई है अब, उसको यूनिवर्सिटी को वापस करो। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था या अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट नहीं था, वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी डायरेक्टली टारगेट कर रहे थे। उनका कहना ये था, जैसे स्टूडेंट्स की एक जॉइंट स्टेटमेंट आई थी कि भाई यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर उनको अपोज करने की बजाय कि भाई तुम फॉरेस्ट क्यों काट रहे हो, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करिए कि आओ और काट के ले जाओ। कहने का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। प्रोटेस्ट थोड़ा और पावरफुल होता चला गया। स्टूडेंट्स ने क्लासेस टोटली बॉयकॉट कर दी कि 1 अप्रैल के बाद कोई क्लासेस नहीं जाएगा। इन्हीं प्रोटेस्ट के बीच में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, 18 साल का, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गया, भूख हड़ताल पे, कि जब तक ये पेड़ वेड़ कटना छोड़ोगे नहीं आप, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा। वो कैंपस के मेन गेट पे बैठ गया। इससे जो प्रोटेस्ट था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, बातें सोशल मीडिया पे आने लग गई। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई थे और बाकी जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, वो भी साथ में मिल गए और प्रोटेस्ट अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो गया। इसके बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट्स के भी स्टेटमेंट आने शुरू हुए। उन्होंने बोला कि 1 भी इंच जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी का हमने नहीं काटा है और ना ही हम काटेंगे। हमने कुछ टाइम पहले प्रॉपर सर्वे किया था हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ, ताकि जो हमारा लैंड है उसी को हम काटें। हालांकि बाद में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर दिया कि हमने कोई सर्वे वर्वे नहीं किया, हमने सिर्फ वॉक करके देखा था कि कौन सा एरिया कैसे है, और कुछ भी नहीं हुआ था। खैर, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक और बात बोली कि ये जो लैंड है ये फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, ये रेवेन्यू लैंड है और इस पे जो पेड़ हैं वो टाइम के साथ उग गए हैं, जो कि थोड़ी अजीब बात है। अजीब इसलिए है क्योंकि इंडिया में 2 तरीके के एरियाज होते हैं। पहले होते हैं फॉरेस्ट लैंड, जिसपे किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट या पेड़ काटने का जो पूरा तरीका होता है वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही किया जा सकता है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी तो उसको भी काफ़ी बैकलैश फेस करना पड़ जाता है। दूसरा आता है रेवेन्यू लैंड। रेवेन्यू लैंड वो होती है जिसपे गवर्नमेंट डेवलपमेंट कर सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। अब इंडिया में क्या हुआ था कि जो बड़े बड़े एरियाज वाले फॉरेस्ट थे वो तो प्रॉपरली नोटिफाई कर दिए गए थे, नोटिफाइड फॉरेस्ट बन गए थे। नोटिफाइड फॉरेस्ट में अलग अलग टाइप भी आते हैं, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। तो जिन फॉरेस्ट एरियाज को नोटिफाई कर दिया जाता है, नोटिफाइड कर दिया जाता है, वैसे भी यूजुअली उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, फॉरेस्ट फोर्सेस होती हैं। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जो एरिया में छोटे थे या ध्यान नहीं आया या फिर किसी तरीके से मिस हो गए, लेकिन फिर भी अगर किसी भी एरिया में अच्छी खासी वेजिटेशन है, प्लांट्स हैं और वहाँ पे एनिमल्स रहते हैं कई टाइप के, या फिर बर्ड्स रहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डीम्ड फॉरेस्ट बन जाता है। और डीम्ड फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फोर्सेस वगैरह नहीं होती, वो अपने हिसाब से ही चलता रहता है, ग्रो करता रहता है। और इसीलिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है, ये रेवेन्यू लैंड है, जबकि ये डीम्ड फॉरेस्ट था। खैर, प्रोटेस्ट और आगे बढ़ा तो पुलिस की जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ गई। पुलिस जो है वो अपने प्रॉपर रायट गियर्स जो उनके पास होते हैं, रायट हो जाए तो उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे लेके खड़े हो गए, बैरिकेड्स लग गए। Police have forcibly taken us away and this is not a detention also. लोग जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है, खड़े हुए थे, सवाल कर रहे थे, कुछ नहीं किए थे। और टाइम आ गया 2 अप्रैल का, और इस टाइम 2 PIL फाइल करी गई तेलंगाना हाई कोर्ट में। एक PIL गई वाता फाउंडेशन से। फाउंडेशन का कहना था कि भाई ये जो तुमने तेलंगाना गवर्नमेंट ने TCIIC को ये प्रोजेक्ट दिया है, ये पहली बात तो इलीगल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोर्ट में भले ही आप केस जीत गए हो और हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जमीन नहीं है, जमीन आपकी है, लेकिन फिर भी इस जमीन को आप TCIIC को नहीं दे सकते, क्योंकि TCIIC का काम ही डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन करने का है, और ये लैंड तो फिर भी फॉरेस्ट है, डीम्ड फॉरेस्ट है। ऐसी लैंड पे कंस्ट्रक्शन हो ही नहीं सकता सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना, इसीलिए ये चीज जो है इलीगल है। एक और PIL फाइल करी गई एक रिटायर्ड साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर बाबू राव कल्पला,
इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि अगर इस जंगल को कोई काटता है, भले ही चाहे इसे फॉरेस्ट मानो या ना मानो, तो ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट। जब आप इस जंगल को काटोगे तो पहले तो टेम्परेचर राइज करेगा, 1-2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस कुछ भी राइज कर सकता है। दूसरा जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के नीचे का पानी है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। एयर का जो पोल्यूशन है वो बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर सिटीजन्स को हार्म होगा, और इस हिसाब से तुम आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहे हो। खैर, जब ये PIL पहुंची तेलंगाना हाईकोर्ट, तो तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये सारा जो डिफॉरेस्टेशन चल रहा था इसको रुकवा दिया कि जब तक कोई डिसीजन नहीं आता इसको बंद करो। और तेलंगाना हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद अगले ही दिन 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने हाथ में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर लेती है, वो खुद स्वयं संज्ञान में ले लेती है चीज़ों को। किसी के कोर्ट केस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर देश में कोई बड़ा मुद्दा हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि यहाँ पे इंटरफेयर करना ज़रूरी है, तो वो कर लेती है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को उठाते हुए काफ़ी डांट लगाई तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को। उन्होंने शौक जाहिर किया कि भाई तुमने इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें पेड़ काटने की, और प्रॉपर एक सफाई दो कि तुमने किस प्रोसेस के थ्रू ये पेड़ काटने शुरू करे। खैर, जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया फाइनली, तो जो स्टूडेंट थे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। वो एक दूसरे को गले लगाने लग गए, कोई रोने भी लग गया, और फिलहाल के लिए जो कांचा गच्ची बाउली का डिफॉरेस्टेशन है वो रुक गया। पर सवाल सिर्फ इस फॉरेस्ट का नहीं है, सवाल थोड़ा बड़ा है। सवाल ये है कि इंडिया जो है इस टाइम पे स्पेशली, जहाँ कैपिटलिज्म, डेवलपमेंट, GDP ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, तो इंडिया डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में अटक के रह गया है। और इसका एग्जांपल सिर्फ ये फॉरेस्ट नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं। इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल है अरुणाचल प्रदेश। शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है। अरुणाचल प्रदेश तो मैं कभी नहीं गया, लेकिन त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ मैं बहुत टाइम मैंने स्पेंड करा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, स्पेशली उनके लिए जो नेचर को बहुत प्यार करता है। अब अरुणाचल में एक वैली है दिबांग वैली, और यहाँ पे जो फॉरेस्ट एरिया है या वेजिटेशन वाला एरिया है, इसे लोग इंडिया का अमेजोन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, वर्जिन फॉरेस्ट है। दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्स फॉरेस्ट में अगर नाम आता है फॉरेस्ट एरिया का, तो इस एरिया का नाम जरूर आएगा। यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइप के एनिमल्स, अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे उड़ती हुई गिलहरी से लेके क्लाउडेड लेपर्ड। और उड़ती हुई गिलहरी जब मैं कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि गिलहरी उड़ती है, लेकिन थोड़े इंटरेस्ट के लिए बताता हूँ कि गिलहरी जो है उसके आगे जो हाथ की हथेली होती है, उस हथेली से लेके पीछे लास्ट तक उसके पैरों तक एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, जैसे पैराशूट होता है वो आपको गिरने नहीं देता नीचे, इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन होती है। जब ये गिलहरी किसी पेड़ से छलांग मारती है, कूदती है, तो ऐसे लगता है कि ये हवा में उड़ रही है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन उसको हेल्प करती है ज़्यादा देर तक हवा में रहने के लिए। ऐसे ही क्लाउडेड लेपर्ड है, फोटोज़ अगर आपके सामने आ रही हैं तो क्लाउडेड लेपर्ड बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है और थोड़ा डेंजरस भी दिखता है, क्योंकि इसकी एक क्वालिटी है कि इसका जो स्किन कलर है, स्किन का स्ट्रक्चर है, वो ऐसा होता है कि फॉरेस्ट में आपको दिखेगा भी नहीं है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे शायद कुछ ही मीटर दूर खड़ा हो। खैर, भावनाओं में बह गया मैं। इस दिबांग वैली में बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्स हैं, और कुछ टाइम पहले यहाँ इसी दिबांग वैली में कुछ डैम बनाने के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्लान करा गया था। जैसे एक था इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था। कंट्रोवर्शियल ये इसलिए है क्योंकि जो डैम बनना था ये काफ़ी ऊंची हाइट पे बनना था। अरुणाचल काफ़ी ऑल्टीट्यूड तक जाता है, हाइट तक जाता है। अगर आपको समझना हो कि ये प्रोजेक्ट कितनी हाइट पे बन रहा था, तो अगर कोई मसूरी गया हो उत्तराखंड में, तो 6500 फीट की ऊंचाई है उसकी, उतनी ही ऊंचाई इसकी थी अप्रॉक्सीमेटली। अब हाइट से डैम बनाने का फ़ायदा होता है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। ऊपर से पानी आएगा, पानी नीचे गिरेगा तो ज़्यादा प्रेशर से गिरेगा, तो टरबाइन को तेज़ घुमाएगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थी कि ये 3100 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी बना सकता था, जो अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ लोगों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पूरी कर सकता है। पर बात सेम है, हर चीज़ की अपनी एक कॉस्ट होती है। अब इस प्रोजेक्ट को अगर बनाओगे आप, तो आपको अच्छा खासा डिफॉरेस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 2.5 लाख के आसपास अप्रॉक्सीमेटली पेड़ कटते। ऊपर से ये जो प्रोजेक्ट है ये ज़्यादा हाइट पे होता, तो वहाँ की जो लोकल इकोलॉजी थी वो डिस्टर्ब हो सकती थी। चीज़ें जो हाई ऑल्टीट्यूड पे होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। ऊपर से कई सारे जानवर ऐसे होते हैं जो हाई ऑल्टीट्यूड के ही फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। इसीलिए दिबांग वैली में ऐसे ऐसे एनिमल्स और ऐसे ऐसे बर्ड्स वगैरह हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। तो इसका प्लान था 2019 का, और जब ये न्यूज़ पब्लिक हुई तो काफ़ी ठीक ठाक मुद्दा बन गया। कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को डायरेक्टली लेटर लिखा कि ये सही नहीं है, ये बहुत सारा डैमेज कर सकता है लोगों को। ऊपर से वहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी रहती थी जिनको डायरेक्टली डैमेज हो सकता है, और वो फॉरेस्ट को बहुत ही सेक्रेड मान के वहाँ पे रहते हैं, तो एक तरीके से पॉलिटिकल एंगल भी बन जाता है। खैर, फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने
इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो है वो अप्रूवल नहीं दिया, इसको क्लियरेंस नहीं दी और ये सिर्फ पेपर्स में ही रह गया। लेकिन दिबांग वैली में और प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, जो इतने हाइट पे नहीं है, थोड़े कम हाइट पे हैं लेकिन चल रहे हैं। जैसे एक है दिबांग मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो 2800 मेगावाट का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गई और क्लियरेंस मिल गई तो ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ ना कुछ पेड़ भी कटेंगे या ऑलरेडी कट चुके होंगे अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो। अब मेन बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए और नेचर को ज़बरदस्ती डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन बात यहाँ पे इतनी सिंपल नहीं है। हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर सकते, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जैसे यहाँ पे अरुणाचल का सीन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप मैप में देखोगे तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा कि अरुणाचल जो है वो चाइना बॉर्डर से डायरेक्टली लगा हुआ है। तिब्बत का जो रीजन है वो डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश से लगता है। और अगर मैं ज्योग्राफिकली आपको समझाऊं तो अरुणाचल एक ऑल्टीट्यूड पे है, हाइट पे है, और तिब्बत जो है वो उसके भी ऊपर है, वो और ज़्यादा हाइट पे है। और तिब्बत से जो नदियाँ बहती हैं वो डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती हैं, यानी इंडिया में एंट्री लेती हैं। तिब्बत की हाइट बहुत अच्छी खासी है, उसको दुनिया की रूफ भी बोला जाता है, दुनिया की छत। चाइना की एक रिवर है यारलुंग त्सांगपो, तिब्बत में बहती है ये, और ये वहाँ से बह के सीधे इंडिया आती है और इंडिया में यही रिवर ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। अब चाइना ने पिछले साल ही 2024 दिसंबर में एक प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया है। वहाँ ये लोग बना रहे हैं एक डैम, महतो डैम, और यहीं पे चाइना बना रहा है एक हाइड्रो पावर स्टेशन, दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन। इसकी कैपेसिटी होगी 60,000 मेगावाट। इमेजिन करके देखो आप, जो इंडिया बना रहा था वो सिर्फ 3,000 के आसपास था। खैर, इंडिया को मेजर प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि चाइना कितना बड़ा डैम बना रहा है या कितनी कैपेसिटी का वहाँ पे हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है, वो इंडिया की आज के टाइम पे मेजर प्रॉब्लम नहीं है। कर रहे हो भाई, डेवलपमेंट करो अपनी जगह पे, जैसा भी कर रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना उस रिवर के पानी को कंट्रोल करता है तो वो हमारे यहाँ जब एंट्री लेगा तो फिर चाइना की मर्जी है, जब मर्जी वो हमारे यहाँ बाढ़ ला सकता है अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, जब चाहे वो पानी का फ्लो रोक के यहाँ पे सूखा पड़वा सकता है। हालांकि ये चीज़ें ग्लोबली अलाउड नहीं है, लेकिन जब पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी या कभी लड़ाई झगड़ा होगा तो ऑफ कोर्स चाइना कर सकता है। अब ऐसी सिचुएशन में इंडिया हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता, इसीलिए इंडिया जो है वो अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे कई सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है और डैम बनाने की कोशिश कर रहा है जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ताकि अगर कल को चाइना डिसाइड करे कि भाई पानी छोड़ना है तो कम से कम हमारे पास इतने डैम्स होने चाहिए ताकि हम उस पानी के कंट्रोल को रोक सकें। सपोज करो हमारे पास सीरीज में डैम्स हो तो हम 3-4 डैम्स के थ्रू पानी को रोक सकते हैं, फिर चाहे वो काफ़ी अच्छा पानी का फ्लो छोड़ेगा तब भी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर अरुणाचल प्रदेश में हमारे अच्छे खासे डैम होंगे तो ग्लोबली हम ये मुद्दा भी उठा सकते हैं कि भाई जो पानी ऊपर से आ रहा है, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का पानी है, वो सिर्फ चाइना का नहीं है, वो हमारा भी है। वाटर बॉडीज़ पे किसी एक का हक नहीं होता, नेचुरल रिसोर्सेज पे फ्लो है, फ्लो बहते रहना चाहिए। तो ग्लोबली मुद्दा उठाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे डैम हैं जिसको चाइना नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरी चीज़ वो तो है ही कि चाइना आए दिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ के नाम रख देता है, तो डैम बनाना, वहाँ पर थोड़ा डेवलपमेंट करना, ये इंडिया के फेवर में है, ताकि हम दिखा सकें कि भाई हमारा एरिया है, हमने डेवलपमेंट करी है, और हमारे लोग वहाँ पे थोड़े और जाएंगे तो चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी इंडिया के लिए। खैर, चाइना का जो प्रोजेक्ट है, जो चाइना वहाँ पे डैम बना रहा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, लेकिन उसकी डेट अभी 2033 है। और ये डैम इतना आसान नहीं होने वाला है बनाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड पे बनेगा। ऊपर से ऐसा तो है नहीं कि चाइना बिना पेड़ को काटे वहाँ पे डैम बना लेगा, चाइना भी अच्छे खासे पेड़ों की अमाउंट को काटेगा। लेकिन बात वही है कि चाइना को अपोज करे कौन, चाइना के खिलाफ बोले कौन। चाइना में तो कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने वाला है ही नहीं। खैर, जंगलों के कटने का जो ये टॉपिक है उसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो काफ़ी पॉपुलर है, हसदेव अरण्य फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट इतना डेंस है और छत्तीसगढ़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट रह चुका है कि इसको छत्तीसगढ़ के लंग्स भी बोला जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ के फेफड़े। यहाँ भी बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स रहते हैं, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स। लेकिन इसकी जो कहानी है वो अरुणाचल जैसी नहीं है कि चाइना से प्रॉब्लम है। एक्चुअली इस फॉरेस्ट के नीचे है काला सोना, यानी कि कोल। 2010 में यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट हुआ था, माइनिंग के लिए माइनिंग स्टार्ट हुई थी। 2022 तक यहाँ पे 94,000 पेड़ कट चुके थे और 2,70,000 के आसपास पेड़ और कटने थे जिनको डिसाइड कर लिया गया था। हालांकि 2016 में लोकल पॉपुलेशन का यहाँ पे मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हुआ और पूरे इंडिया में सोशल मीडिया के थ्रू या फिर पूरे दुनिया में ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बातें शुरू हो गई। और अडानी साहब यहाँ पे काम कर रहे थे तो उनको हिट मिलना तो बहुत ही ऑब्वियस सी चीज़ थी। फिर 2022 में स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई और बोला कि चलो प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करता है। बाद में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और फिलहाल के लिए यहाँ पे जो भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उसको होल्ड कर दिया गया है। अब मुद्दा जो है वो कोर्ट केसेस में है, मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल हो गया है। खैर, तेलंगाना में जो हुआ उसका तो सीन ही बिल्कुल अलग था। वहाँ ऐसा नहीं था कि भाई ज़मीन के नीचे काला सोना हो या फिर आपको चाइना को डायरेक्टली काउंटर करना है। IT पार्क तो आप कहीं भी बना सकते हो, कहीं और आप ज़मीन का अधिग्रहण कर सकते हो। उसके लिए 400 एकड़ का फॉरेस्ट काटना
बहुत ही स्मार्ट स्टेप नहीं है। और बाकी जो सिनेरियोज हैं वो थोड़े डिबेटेबल टॉपिक्स हैं और डिबेट होती रहनी चाहिए ताकि फाइनली एक सही रिजल्ट तक हम पहुंच सकें। खैर, कंक्लूसिवली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा कि अगर छोटे पैमाने से देखो ना तो आप कसूरवार ढूंढ लोगे कि भाई वो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है, या फिर कॉरपोरेट्स हैं, या फिर हम खुद ही सिविलियंस हैं। सिविलियंस भी अच्छा खासा पॉल्यूशन करते हैं और हम ही लोग हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो फॉरेस्ट कट रहा है तो हमारे लिए ही कट रहा है। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने से देखोगे ना तो कसूरवार है कैपिटलिज्म के साइड इफ़ेक्ट्स। ये जो पूरा प्रोडक्शन और कंजम्पशन का एक सिस्टम बन चुका है, इंडिया, चाइना, इतने सारे कंट्रीज़ हैं, कोई पॉपुलेशन पे प्रॉपरली कंट्रोल लगाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि सबको ये डर रहता है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इकॉनमी वीक हो जाए, हमारी जीडीपी कमज़ोर हो जाए, क्योंकि फाइनली तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स ही है। और इस चक्कर में कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा। उड़ीसा के किसी आयरन की खान से कोई सामान निकलेगा, उसको स्टील बनाया जाएगा और फिर वो यूरोप में सप्लाई होगा। म्यांमार में पाम ऑयल बनेगा और फिर वो वेस्टर्न सुपरमार्केट्स की स्टोर्स में बिकेगा। कोल से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी हमको चाहिए ताकि हम एसी की हवा खा सकें, लेकिन फिर उसी कोल को पाने के लिए हम जंगल काटने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो ऑलरेडी हमें एसी वाली हवा दे रहे थे। एक बार तो ये सारी रिसर्च और स्टडीज़ वगैरह करते हुए मेरे को थोड़ा थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाता है कि इंसान का इवोल्यूशन हो रहा है या डिवोल्यूशन। खैर, डिवोल्यूशन कोई वर्ड भी होता है पता नहीं। खैर, आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में।